तो चलिए पहले अब नजर डालते हैं 5:25 पर, यानी 5 मिनट में 25 खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पंचकुइया रोड पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया डोर टू डोर प्रचार। कहा, विकसित दिल्ली के लिए लोगों ने कमल का बटन दबाने का मन बनाया है। दिल्ली के उत्तम नगर में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की। कहा, हमने लैंड लव और थूक जिहाद पर रोक लगाई है। धर्मांतरण के खिलाफ भी की गई कार्रवाई। सीएम धामी ने कहा, जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बनाया है। डबल इंजन सरकार में होगा तेजी से दिल्ली का विकास। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आप पर बोला हमला। कहा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। यूपी के बुलंदशहर में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के बेटे की सगाई समारोह में पहुंचे थे। बिहार के जहानाबाद में जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर बोला हमला। कहा, तेजस्वी को जारी करनी चाहिए अपनी जांच रिपोर्ट। बार बार नीतीश की सेहत को लेकर दे रहे बयान। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर राजस्थान के सीएम भजनलाल का हमला। कहा, हम आलू से सोना तो नहीं बना सकते, लेकिन किसान की जमीन को पानी मिल जाए तो वो अपने आप ही सोना उगल सकती है। दिल्ली के आरके पुरम में आप पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, आपदा ने दिल्ली के 11 साल बर्बाद किए। हम बहाने नहीं बनाएंगे, दिल्ली को सजाएंगे। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, एसपी ने हर अच्छे काम का विरोध किया। ये चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद है। ये लोग जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। गोरखपुर से पीलीभीत का सफर हुआ आसान। पीलीभीत से गोरखपुर तक नई ट्रेन सेवा शुरू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी। झांसी में निलंबित इंस्पेक्टर ने खोली चाय की दुकान। आरआई से विवाद के बाद इंस्पेक्टर को किया गया था सस्पेंड। बिहार के सहरसा में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस सतर्क। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। एमपी के छिंदवाड़ा में तेंदुए की दस्तक से दहशत। सीसीटीवी में कैद निगड़ी अथॉरिटी में घूमता तेंदुआ। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों की साजिश नाकाम। पीडीएस टीम ने 25 आईईडी बम को किया डिफ्यूज। सड़क के बीचों बीच पाए गए थे बम। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जोगिंदर फिलीपींस से भारत डिपोर्ट। हत्या, अपहरण, रंगदारी और डकैती जैसे 25 से ज्यादा संगीन अपराधों में था वांछित। लंबे समय से चल रहा था फरार। दिल्ली में कुख्यात सुंदर भाटी गैंग का बदमाश गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। आरोपी अमरीश भाटी से पूछताछ कर रही पुलिस। यूपी के जौनपुर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में चली गोली। 2 लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में पीवीसी पैनल के गोदाम में लगी आग। कारणों का पता नहीं चल पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। हरियाणा के गुरुग्राम में बस ड्राइवर ने टोलकर्मी को कुचला। चालक की करतूत सीसीटीवी में कैद। टोलकर्मी बुरी तरह से घायल। यूपी के सोनभद्र में ट्रेलर में आग लगने से हड़कंप। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। ओडिशा के कालाहांडी पुलिस ने किया 8 लुटेरों को गिरफ्तार। 3 करोड़ से ज्यादा कैश और बंदूक जब्त किया। कानपुर देहात में ट्रक और बस में जोरदार टक्कर। एक की मौत, 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। बस ड्राइवर के नींद आने से हुआ हादसा। यूपी के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा। 6 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। ट्रक में टक्कर के बाद घर में घुसी थी बेकाबू कार। यूपी के चंदौली में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 21,50,000 शराब की कीमत। 2 थानों की पुलिस के साथ स्वाट और सर्विलांस टीम भी रही मौजूद। पंजाब के कपूरथला में पेट्रोल पंप कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। 3 बदमाशों ने किया हमला। कैश लूटकर मौके से हुए फरार। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। अंडर 19 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। दूसरी बार खिताब पर किया कब्जा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं। दोनों एक दूसरे को हर मंच पर सबसे खास दोस्त कहते हैं और दोनों अपनी इस दोस्ती को बखूबी निभाते भी हैं। तो दूसरी बार ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी इस दोस्ती को लेकर मिसाल पेश कर दी है, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारत को होने वाला है और नुकसान भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन और पाकिस्तान को होगा। तो पूरी दुनिया को पता है कि ट्रंप और मोदी अच्छे दोस्त हैं, तो दूसरी तरफ भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन और पाकिस्तान भी आपस में दोस्त हैं, जिन पर ट्रंप मोदी की दोस्ती भारी पड़ती हुई दिख रही है। ट्रंप ने पहले टैरिफ की घोषणा करते हुए चीन पर 10% का टैरिफ लगा दिया, जबकि भारत का नाम तक नहीं लिया। वहीं ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही पाकिस्तान को हर साल मिलने वाली 17,000 करोड़ से ज्यादा की सैन्य सहायता रोक दी थी और दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन पाकिस्तान को मिलने वाली करोड़ों की सिविल एड पर भी ब्रेक लगा दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान बिलबिला गया है। खराब आर्थिक हालात से गुजर रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी डूबने लगा है। तो ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद तत्काल टैरिफ न लगाने का फैसला लिया, जिससे एशियन करेंसी को फायदा मिला और इससे भारत की करेंसी रुपया भी मजबूत हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत के फॉरेन रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 जनवरी की वीकली एक्सपायरी के दौरान यहां पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.574 बिलियन डॉलर बढ़ा है और अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 629.557 बिलियन डॉलर हो गया है। तो वहीं भारत के सोने के रिजर्व और एसडीआर में रीसेंट ग्रोथ ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो मौजूदा समय में भारत का सोने का रिजर्व बढ़कर 800 टन से ज्यादा हो गया है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनकर सामने आया है। तो एक तरफ जहां भारत की झोली भरी, तो वहीं आतंक के आका पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारी कमी देखने को मिल रही है। तो 24 जनवरी को वीकली एक्सपायरी के दौरान यह आंकड़ा देखने को मिला, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। तो शहबाज सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो करें तो क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व इस बार 137.2 मिलियन डॉलर घटा है और अब पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर करीब 16 बिलियन डॉलर रह गया है। तो वहीं पाकिस्तान की ये एक तरह से लुटिया डूब गई है और चीन का भी बुरा हाल हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने पहले टैरिफ की घोषणा में चीन को लपेट लिया है, जबकि भारत का नाम तक नहीं लिया गया। तो ट्रंप की ओर से जो पहला टैरिफ लगाया गया है उसमें मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाए गए हैं और ट्रंप ने अपने इस फैसले के लिए ज्यादा व्यापार घाटे को बताया है। तो अमेरिका के व्यापार घाटे में चीन का योगदान 30.2%, मैक्सिको का 19% और कनाडा का 14% है। भारत की बात करें तो 3.2% के साथ ये 9वें नंबर पर है। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या व्यापार घाटा होता है और आखिर ये है क्या, इसको भी समझ जाते हैं आपको, क्योंकि इसका हवाला देकर मैक्सिको, कनाडा, चीन पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। तो बता दें कि व्यापार घाटा किसी देश की ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें उसके आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से ज्यादा होता है। और हाल ही में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। जानकारी ये भी है कि इसी महीने दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। तो पीएम मोदी अमेरिका जा सकते हैं। ट्रंप मोदी की दोस्ती को वरीयता दे रहे हैं, जिसका संदेश पूरी दुनिया को उन्होंने पहले टैरिफ में भारत को अलग रखकर दे दिया है। तो ट्रंप ने साफ इशारा किया है कि वो अपनी दोस्ती का फायदा भारत को देंगे और ये फायदा भारत को कैसे मिलेगा ये भी आपको हम समझाते हैं। तो आप देखिए कि भारत को बड़े सहयोगी के तौर पर तवज्जो दी जाएगी। कनाडा, मैक्सिको, चीन से अमेरिका में इंपोर्ट कम होगा और भारत को अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ाने के अवसर बढ़ेंगे। तो भारत के एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कम टैरिफ की वजह से भारत में अमेरिकी कंपनियां निवेश करेंगी। तो एक्सपोर्ट और निवेश बढ़ने से भारत में रोजगार के मौके भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी ट्रंप का इशारा साफ है कि मोदी से दोस्ती निभाएंगे, भारत को फायदा पहुंचाएंगे। तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर तो हुआ ही है और इस चौतरफा
तरीके से वो घिरा हुआ है। चलिए बता दें आपको कि तालिबान और टीटीपी ने उसका हाल बेहाल कर दिया है। तो खैबर पख्तूनख्वा में सेना को पछाड़ दिया है और टीटीपी ने पाकिस्तान की कई पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पिछले 1-2 महीने की अगर हम बात करते हैं तो कई अटैक किए गए हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने भी कहर ढाया हुआ है और सिंध में भी पाकिस्तान से अलग होने की आवाज उठने लगी है। तो कोहराम ऐसा मचा है कि लोग अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागने लगे हैं। तो सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से हमला हुआ है और डेरा इस्माइल खान जिले के दारबान तहसील में यह हमला हुआ है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के वाहन पर घात लगाकर हमला किया गया है। तो 4 सुरक्षा कर्मियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सेना पर जहां हमला हुआ वो इलाका अफगानिस्तान से सटा हुआ है। तो पाकिस्तान ऑफिशियल्स का कहना है कि करीजात लेवीज बल के जवान एक चोरी हुए ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे और तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला घात लगाकर किया गया है, जिसकी वजह से सैनिकों की मौत हो गई। आशंका यह भी है कि हमला टीटीपी ने किया है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी भारी बवाल मचा हुआ है। एक दिन पहले ही बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को घेर कर मारा है, जिसमें कम से कम 18 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। तो बलूचिस्तान के कला जिले के मंगोचर इलाके में फ्रंटियर कॉप्स कैंप पर हथियारबंद बलूच विद्रोहियों ने हमला किया और इसके अलावा क्वेटा कराची हाईवे पर कब्जा भी कर लिया गया और पाकिस्तानी सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया है। तो बलूच विद्रोहियों ने अलग अलग जगह हमले किए हैं। बलूच इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि कलात में असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर भी हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगोचर की सैन्य चौकी को पूरी तरह से घेरकर अपने कब्जे में ले लिया। बलूचिस्तान में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है और करीब 1 महीने पहले भी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 47 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए थे। वहीं आपको बता दें कि बीएलए के ताजा हमले के बाद शहबाज मुनीर दोनों पर दबाव बनाने लगे हैं, जिसके बाद मुनीर ने बलूच विद्रोहियों को गीदड़ भभकी दी। खुद तो कैमरे के सामने नहीं आए, पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग से बयान जारी करवाया कि हम अपनी मातृभूमि और इसके लोगों की रक्षा के लिए निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे और जब भी आवश्यकता होगी दुश्मन जहां भी होगा हम उसे मारेंगे। तो असीम मुनीर और आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, उनके लिए बात कही गई है और इस बयान के बाद पाकिस्तान दावा ये करने लगा है कि बलूचिस्तान में अलग अलग ऑपरेशन करके 23 विद्रोहियों को मारने में सफलता मिली है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना और शासन से बलूच नाराज क्यों हैं, क्यों ये सब हो रहा है। तो इसमें जरा समझिए, बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में समृद्ध है और बलूचों को नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा नहीं मिलता है, ये भी एक नाराजगी की और विद्रोह की वजह है। तो वहीं बिजली, सड़क, पानी के लिए मोहताज हो गया है बलूच। सरकार से लंबे समय से मांग करते रहे हैं। बलूचों की आवाज दबाने के लिए अत्याचार होता रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार के साथ आर्मी है। आईएसआई ने बलूचों की आवाज को दबा दिया है। हक मांगने वालों की हत्या तक करने के आरोप लगते रहे हैं। तो पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर लगातार जो हमले हो रहे हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी करती है और इसके बारे में भी जान लीजिए। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का सबसे बड़ा बलूच विद्रोही ग्रुप दशकों से पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है ये विद्रोही ग्रुप और चीन की बलूचिस्तान से बाहर निकालने की भी मांग कर रहा है बीएलए। तो यहाँ पर अब यही बीएलए अपनी हक की आवाज उठाते उठाते पाकिस्तान का काल बन गया है। बीएलए ने अब तक पाकिस्तान पर 945 हमले किए हैं और हमलों में 1019 मौतें हुई हैं, जबकि 700 लोग घायल हो गए हैं। तो हमलों में 548 से ज्यादा संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। ऐसे में अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो एक बात साफ नजर आती है कि बलूच विद्रोहियों ने हमले तेज कर दिए हैं और बीएलए 2024 में सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। तो बीएलए ने 2024 में तकरीबन 302 हमले किए हैं और हमलों में 580 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 171 हमलों में संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है।
तो बीएलए ज्यादातर हमले बलूचिस्तान में करता है, जबकि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में बलूच विद्रोह को तो पाकिस्तान दबा नहीं पाया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से मुट्ठी के रेत की तरह फिसल रहा है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। तो पहले बातचीत कर संघर्ष विराम कायम करने की अपील की गई है, जिसमें सफलता नहीं मिली तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर उन्हें सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। और वहीं अब ये देखिए कि टीटीपी ने हमले तेज कर दिए हैं, पाकिस्तान पर कब्जा करके शरिया कानून लागू करने का प्लान बना लिया है। यानी पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं और यही वजह है कि डर के मारे वहां की आवाम जान बचाकर भाग रही है और समंदर में हादसों का शिकार हो रही है। जिन नाव हादसों के बारे में पता चल जाता है उनका आंकड़ा सामने आ जाता है, नहीं तो कई नाव हादसे का तो पता भी नहीं चल पाता है। वहीं 15 जनवरी को जिस तरह से स्पेन जा रही नाव मोरक्को के पास पलटी तो 44 पाकिस्तानी नागरिकों की डूबकर मौत हो गई। 4 हफ्ते पहले की अगर बात करें तो ग्रीस के तट के पास हादसा हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए। वहीं 2023 एड्रियाना नाव हादसे में 300 पाकिस्तानी मारे गए थे या फिर लापता हो गए थे। वहीं पाकिस्तान लोगों के लिए नरक बन गया है, जिसके बाद लोग जान बचाकर भाग रहे हैं और शहबाज मुनीर डंडा पीट रहे हैं। देश छोड़कर भागने वालों की मौत की खबर के बाद शहबाज की पूरी दुनिया में थू-थू हुई तो उन्होंने एफआईए को लोगों की निगरानी के निर्देश दिए, लेकिन बावजूद इसके लोग भागने में सफल रहे तो बौखलाकर शहबाज शरीफ ने एफआईए प्रमुख अहमद इसहाक जहांगीर समेत कई अधिकारियों को हटा दिया है। और बीएलए टीटीपी ने जब फिर से पीटा तो मुनीर गीदड़ भभकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ढूंढ कर मारेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है कि टीटीपी बीएलए के बवंडर के सामने शहबाज मुनीर सरेंडर कर चुके हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बता दें आपको कि महाकुंभ भव्य है, आध्यात्म का सबसे बड़ा आयोजन है, सनातन की ये पहचान है। और ये देखिए तस्वीरें देखिए, भव्यता की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से ये विहंगम दृश्य बता रहे हैं कि यहाँ पर भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, संगम पर स्नान कर रहे हैं। और शायद ये जो तस्वीरें हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि किस तरह से महाकुंभ का ये नज़ारा विशाल और भव्य होता जा रहा है। ड्रोन की ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं जब यहाँ पर तीसरा अमृत स्नान होगा तो उस वक्त किस तरह का दृश्य होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई तब से यही तस्वीरें सामने आई हैं। तो महाकुंभ को लगे हुए 21 दिन हो गए हैं और अब तक 34 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। आज भी करीब 1 करोड़ 29 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अब आपको महाकुंभ की आरती भी हम दिखाते हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 6 शाही स्नान होने हैं, जिसमें से 3 हो चुके हैं और अब 3 बचे हुए हैं। तो चलिए पहले आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से आरती हो रही है और महाकुंभ की आरती देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध है। तो 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 6 शाही स्नान अब तक होने हैं और ऐसे में 3 हो चुके हैं, अब 3 बचे हुए हैं। हर अमृत स्नान में भारी भीड़ उमड़ती है। कल भी एक अमृत स्नान है, तो आपको बता दें कि किस किस दिन अमृत स्नान होने हैं। महाकुंभ में अभी कितने शाही स्नान और होने हैं, तो बसंत पंचमी का शाही स्नान है 3 फरवरी ये डेट है, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। तो ये शाही स्नान की तारीखें हैं। अमृत स्नान के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। मेला क्षेत्र में एक वॉर रूम तैयार किया गया है, जहां 2750 सीसीटीवी कैमरों पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो वहीं इसके अलावा बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए व्यवस्थाओं को चौकस किया गया है, उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं।
2 से 4 फरवरी तक शहर मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वहीं शहर के बाहर पार्किंग में खड़े होंगे श्रद्धालुओं के वाहन, तो पार्किंग से शटल बस या फिर पैदल घाटों तक लोग पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। स्नान के लिए वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं, तो निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में आने के लिए वन वे व्यवस्था की गई है और वहीं एक साइड से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरी साइड से निकलेंगे, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। जहाँ से हम लोग ट्रेन से आए, स्टेशन से उतरने से लेके गंगा घाट तक आने को लेके सारा बहुत ही अच्छा इंतजाम है और संगम नोज पे हमने स्नान किया, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद बोलता हूँ और सभी से मैं निवेदन करता हूँ 144 साल बाद ये संगम का पर्व लगा है, सभी आए और स्नान करें और यहाँ पे जरूर डुबकी लगाएं। सब प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, सिस्टम बहुत अच्छा है। गंगा मैया का वहाँ जो सिस्टम बनाया है नहाने के लिए बहुत अच्छा चला है। मैंने बहुत अच्छे से स्नान किया है, बहुत अच्छे तरीके से स्नान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। सरकार की जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था की है गवर्नमेंट में। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी, इतनी पब्लिक नहीं देखी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने यहाँ तीनों मंदिर घूमे हैं, स्नान किया है संगम पर, बाकी जो जो भी छोटी छोटी चीजें सारी चीजें मैंने घूमी है, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था पूर्वक दर्शन हुए हर जगह। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फिर सुर्खियों में, कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मिला एमबीबीएस छात्रा का शव। एक और एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा का शव मिला है। एमबीबीएस छात्रा का हॉस्टल में फंदे से लटकता हुआ शव मिला। आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, जहां पर छात्रा ने खुदकुशी की है। फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा बताई जा रही है। इस शव के मिलने से हड़कंप मच गया है। तो एक बार फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर एक छात्रा ने आत्महत्या की है। फंदे से लटका हुआ शव मिला है। आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज से, जहां पर एमबीबीएस छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता चंचल पॉल जुड़ गए हैं। चंचल, किस तरह की ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि क्या कोई सुसाइड नोट यहाँ पर मिला है? क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, जिनका वो झुला हुआ बॉडी मिला है वो एमबीबीएस का सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। उसका माताजी कई बार फोन कर चुकी है उसको, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो लेडीज हॉस्टल है वहां पर पहुंच गए हैं और जानकारी मिले कि उसका लड़की रस्सी का लटका हुआ है। उसके बाद पुलिस को खबर मिला है। पुलिस घटनास्थल पहुंचे और उसका बॉडी उतार के लेके आए और मयना तदंत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि एक आत्महत्या किया है, ऐसा केस रिजू हुआ है, लेकिन उसका परिवार का मानना है। हैरानी की बात है कि आखिर एक बार फिर से आरजीकर मेडिकल के कॉलेज से ही यहाँ पर एक और छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। पहले किस